नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। स्विच गियर चैप्टर नंबर 2 चल रहा है आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में। आज आपको री स्ट्राइकिंग वोल्टेज को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का डिफिनीसन हम लोग पहले देख लेते हैं। ये ट्रांजिएंट वोल्टेज है। री स्ट्राइकिंग वोल्टेज एक प्रकार का क्या है, ट्रांजिएंट वोल्टेज है, जो आर्क को अगले साइकिल में जो है पुनः क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो आर्क जब दोनों कांटेक्ट के बीच में बना रहेगा तो आपको पता है कि फॉल्ट कंडीशन, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट ओपन तो हो जाएंगे, लेकिन हमारी सर्किट की लाइन जो है क्या रहेगी, चालू रहेगी। समझ में आया? तो आर्क को हमको क्या करना है, ख़त्म करना है किसी भी कंडीशन में, तो वो पुनः फिर स्ट्राइक हो जाएगा। अब ये जो ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वजह से। आपको पता है कि इतना बड़ा नेटवर्क है, इतनी बड़ी लाइन है, जिससे ट्रांसफार्मर जुड़े हैं, बहुत सारे मोटर्स जुड़े हैं, तमाम सारी चीज़ें जुड़ी हैं, जिसमें इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, लाइन का कैपेसिटेंस है। तो इंडक्टेंस में कौन सी एनर्जी आपकी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, आपको पता है। समझ में आया? तो अब जैसे ही कांटेक्ट खुलता है तो ठीक उसी समय, थोड़े समय के बाद जो है वो एनर्जी डिस्चार्ज होने लगती है। उसकी वजह से दोनों कांटेक्ट के बीच में ट्रांजिएंट वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसे ट्रांजिएंट वोल्टेज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के एक्रॉस जो है आर को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आया? थोड़ा इसका डिफिनीसन हम देख लेते हैं, क्या है री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इट इज़ द ट्रांजिएंट वोल्टेज, ट्रांजिएंट voltage that appear across the contact at or near current zero, near current zero during arcing period, ड्यूरिंग आर्किंग पीरियड। समझ में आया? मतलब आर्किंग पीरियड में जो है ये ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। वो भी कब, जब हमारा कांटेक्ट मतलब अपीयर अक्रॉस द कांटेक्ट एट और नियर करंट जीरो, मतलब जब फॉल्ट करंट, देखिए फॉल्ट करंट भी हमारा साइन वेव की कंडीशन में जाएगी कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका वोल्टेज है, ऐसे है, जो भी है। इधर से हमारी फॉल्ट करंट जा रही है 90 डिग्री लैगिंग लगभग पोजीशन पर होता है, 5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉल्ट करंट हमारा क्या हुआ, जीरो हुआ। तो जैसे ही फॉल्ट करंट जीरो हुआ, ठीक है, जैसे ही फॉल्ट करंट हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, तुरंत एक हाई वोल्टेज इसी समय क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ऐसे। तो ये क्या है, यही ट्रांजिएंट वोल्टेज है।
या करंट, यहाँ पर ये नेचुरल करंट, ये फॉल्ट करंट है। फॉल्ट करंट भी तो साइन वेव के रूप में चलेगा। तो जैसे ही वोल्टेज यहाँ पे करंट हमारी जीरो हुई, ठीक उसी समय जो है, ठीक उसी समय क्या हो गया, वोल्टेज का मान क्या हो गया, बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। किसकी वजह से वोल्टेज का मान बढ़ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज की वजह से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वजह से जैसे ही कांटेक्ट खुलता है तो उसी समय जो है वो एनर्जी क्या होती है, कांटेक्ट के क्रॉस डिस्चार्ज होती है। हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है दोनों कांटेक्ट के बीच में, जिसकी वजह से आर्किंग प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? तो इसी को क्या बोलते हैं, इसका फिगर मैं बनवा दूंगा आपको बाद में। तो इसी को देखिए, यहाँ पर क्या है, एट, या तो करंट एट करंट जीरो ड्यूरिंग आर्किंग पीरियड, या फिर नियर करंट जीरो, या फिर करंट जीरो होने की नियर हो। मतलब जैसे अभी यहाँ पे क्या है, करंट जीरो होने की संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर करंट जीरो पर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। उसका ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है? इट इज़ द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट। मतलब ये ट्रांजिएंट वोल्टेज है जो अपीयर होता है, दिखाई देता है कॉन्टैक्ट के अक्रॉस। वो भी कब? जब करंट क्या होता है, जीरो होता है, ड्यूरिंग आर्किंग पीरियड, मतलब आर्किंग पीरियड के दरमियान। ठीक है, इसका फिगर मैं बनवाऊंगा, पहले आप लोग समझ लीजिए पहले, और इसमें बाकी है कुछ लिखवा दे रहे हैं। I बराबर 0 पर CB ओपन कराते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। I बराबर 0, फॉल्ट ये जो करंट जीरो की बात कर रहा है ना, ये फॉल्ट करंट है। ये फॉल्ट होने के बाद की बात की जा रही है। जैसे फॉल्ट हो गया तो थोड़ी देर सर्किट ब्रेकर जो है हमारा क्या करेगा, बर्दाश्त करेगा करंट को। उसके बाद जो है 3 सेकंड के बाद फिर क्या होगा, जब ऑपरेट होगा तो उसके कॉन्टैक्ट क्या होंगे, खुलेंगे। उस समय आर्किंग प्रोड्यूस होगा दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के वजह से। ठीक है, तो अब करंट जीरो पर ही हम सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को क्या कराते हैं, ओपन कराते हैं। उसका कारण क्या है, जैसा कि हम पहले ही क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, करंट जीरो मेथड पढ़े हैं ना आप, जब उसका क्या कहते हैं, डीआयनाइजेशन प्रोसेस, मतलब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में डीआयनाइजेशन प्रोसेस को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो भी करंट जीरो मेथड पे। तो I बराबर 0 पर CB को ओपन कराते हैं, पर CB को ओपन कराते हैं, ओपन कराते हैं, तो इसके कॉन्टैक्ट के अक्रॉस ओपन कराते हैं, तो इसके कॉन्टैक्ट मतलब क्या है कि जब फॉल्ट करंट हमारा जीरो पर है, ठीक उसी समय हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट को ओपन कराएंगे, तो उसी समय ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इसके कॉन्टैक्ट के अक्रॉस उसी ट्रांजिएंट वोल्टेज उसी इंस्टेंट पर, उसी इंस्टेंट पर I बराबर 0 पर, उसी इंस्टेंट मतलब I बराबर 0 पर। ठीक है, एक ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप होता है। ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप, देखिए ये डिफिनीशन तो वैसे आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन अगर सर्किट ब्रेकर कोई भी पढ़ रहा है तो इस चीज़ को पढ़ना आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? अगर ये चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो आपका अधूरा माना जाएगा, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, ये हो गया। ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या होता है, डेवलप होता है। तो ये किस कारण से होता है, ड्यू टू सडन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का अगर फार्मूला आप देखना चाहते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा दिया नहीं है, लेकिन एक डिफिनीसन के टर्म में दिया गया है, तो मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। जैसे VRE रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बराबर होता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, ARV एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, उसके बाद जो है 1 माइनस कास ओमेगा 0 इंटू टी। समझ में आया, ये होता है। अब यहाँ पे ओमेगा 0 क्या है? ओमेगा 0 जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा 0 नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन है, ठीक है। तो इतना आपके लिए जो है काफ़ी है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के लिए। हमेशा देखिए रिस्ट्राइकिंग, ये तो मतलब बताया जा रहा है ना कि जब कांटेक्ट हम जो है सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट कंडीशन में खुद क्या कराते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसका कांटेक्ट ओपन हो जाता है, ऑपरेट होकर के कांटेक्ट ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ऐसा सिस्टम हम अप्लाई किए रहते हैं कि जैसे ही करंट जीरो होता है ठीक उसी समय वो क्या होगा, ऑपरेट होगा। समझ में आया? और उसी समय ऑपरेट होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे ही करंट जीरो होगा उसी समय हम कांटेक्ट को ओपन कराएंगे, और उसी समय कांटेक्ट के एक्रॉस हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इतना ज़्यादा कर देंगे कि जो आर्क प्रोड्यूस होने की संभावना रही वो पहले से ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जिसके लिए SF6, उसके बीच में SF6 गैस यूज कर लेते हैं, और उसी के बीच ट्रांसफार्मर आयल का यूज कर लेते हैं, उसी के बीच हम वैक्यूम का यूज कर लेते हैं दोनों कांटेक्ट के बीच में। तो आर्क प्रोड्यूस होने का नाम ही नहीं लेता है। मतलब थोड़ा बहुत अगर प्रोड्यूस भी होगा तो वो आर्क को क्वेंच कर देगा। वो जो मीडियम है, जैसे वैक्यूम मीडियम हो गया, आयल मीडियम हो गया, और SF6 मीडियम हो गया। समझ में आया? तो ये चीज़ है, ये रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है। ये रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज है, ये एक ट्रांजिएंट वोल्टेज है जो अगले साइकिल में फिर ये आर्क को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आया? भले ही सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट क्या रहेगा, ओपन रहेगा, लेकिन फिर भी प्रोड्यूस हो जाएगा इस ट्रांजिएंट वोल्टेज की वजह से, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वोल्टेज है इसका, इसका मान इतना ज़्यादा होता है कि कांटेक्ट के बीच में जो एयर होगा वो क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। तो उसके बीच में हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को बढ़ाएंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर VRE क्या है? VRE रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ओमेगा T तो आपको पता है कि टाइम है, ठीक है। अब एक होता है रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, तो फिलहाल उसके बारे में आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ये डिप्लोमा लेवल है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है नहीं पढ़ाई जा सकती हैं। तो इतना आप समझिए, कभी भी सर्किट ब्रेकर को हम ओपन कराते हैं तो करंट जीरो पर ओपन कराते हैं। ये एक अलग मेथड है, जैसा कि आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। समझ में आया? एक जीरो करंट मेथड हमने आपको क्या किया है, पढ़ाया है। तो ये चीज़ है, ओपन कराते हैं तो ठीक उसी समय जो है ट्रांजिएंट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। समझ में आया? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। भाई जो इंडक्टर होता है, जो इंडक्टेंस होता है, वो जो है मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। जो कैपेसिटेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। समझ में आया? अब उसके बाद जो है
60 टाइम रेटिंग, साठ टाइम रेटिंग, 60 टाइम रेटिंग क्या है? वह मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट वह मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट जिसे सर्किट ब्रेकर कुछ समय तक कुछ समय के लिए सफलतापूर्वक बिना डैमेज हुए सहन करता है उसे शॉर्ट टाइम रेटिंग कहते हैं। इस टाइम का मान 1 से 3 सेकंड तक होता है। 1 से 3 सेकंड तक होता है। मतलब क्या है कि सर्किट ब्रेकर के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर फॉल्ट हो गया है तो कम से कम थोड़े समय के लिए उसे उस करंट को क्या करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है सर्किट ब्रेकर को? इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि मान लीजिए हो सकता है कि टेम्पोरेरी फॉल्ट हो, परमानेंट फॉल्ट ना हो, कोई टेम्पोरेरी फॉल्ट हो। टेम्पोरेरी फॉल्ट का मतलब है कि एक ऐसा फॉल्ट होता है जो क्षणिक फॉल्ट होता है। फॉल्ट आया और तुरंत क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए क्षणिक फॉल्ट होगा तो फॉल्ट आएगा तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से सर्किट ब्रेकर की डिज़ाइन इस तरीके से की जाती है कि कम से कम 1 से 3 सेकंड तक वो जो है करंट, फॉल्ट करंट को क्या करेगा, बर्दाश्त करेगा। और उस पीरियड में जो है वो ऑपरेट नहीं होगा, नहीं तो उसके कॉन्टैक्ट खुल जाएंगे तो पूरे सिस्टम की सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर फॉल्ट परमानेंट है तब तो एक से 3 सेकंड तक क्या करेगा, वो बर्दाश्त करेगा। फिर उसके बाद वो सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होकर के ओपन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए तात्क्षणिक फॉल्ट हुआ तो तात्क्षणिक फॉल्ट में थोड़े समय के लिए ही वो रहेगा। टेम्पोरेरी फॉल्ट होगा तो थोड़े समय के लिए रहेगा, तो थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब 1 से 3 सेकंड के पहले ही अगर ख़त्म हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर उसके बाद तक रहेगा वो फॉल्ट तो परमानेंट कहलाएगा। तो उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को ऑन होना ही पड़ेगा। समझ में आया ये चीज़? तो इतने समय के लिए वो क्या करता है, बर्दाश्त करता है। इसी अब देखिए, अब ये करंट जो है किलो एम्पियर में होती है या एम्पियर या किलो एम्पियर में होती है। इसी मैक्सिमम करंट के लिए सर्किट ब्रेकर को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इसी मैक्सिमम फॉल्ट करंट के लिए सीबी को डिजाइन किया जाता है।
ठीक है, तो ये शॉर्ट टाइम रेटिंग हो गया। क्या हो गया ये? शॉर्ट टाइम रेटिंग। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग अपना लिख लेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक जो है, और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, अपने क्लासमेट को बताइए कि क्लासेस जो है अच्छी चल रही हैं, रेगुलर क्लास अब चलेगा। और थर्ड सेमेस्टर वालों को भी बता दीजिए अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्या होगा, स्टार्ट होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाए गए थे, तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटा सब्जेक्ट है वो, जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को बता दीजिए कि वो भी चलने वाला है, और वो आपके लिए भी क्या होगा, हेल्पफुल होगा। आप उसको देख कर के नोट्स बना सकते हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड जो है आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें उसमें पढ़ाई गई हैं, और उससे कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा ही पढ़ाया गया है। ठीक है, तो उतना आपके लिए क्या है, पर्याप्त है। जितना आपको पढ़ाया गया है बहुत ही ज़्यादा है। बस बात यह है कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आउटर भी पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। समझ में आया? तो इस वजह से सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए पहले का कभी भी पेपर देने जाइएगा इलेक्ट्रिकल मशीन का, तो प्रीवियस ईयर का पेपर जो है आप अच्छे तरीके से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वैसे ही पूछ लिए जाते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको भी आपको पढ़ के जाना है। क्योंकि थ्योरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो नंबर आपको कम मिलेंगे। या फिर मैं क्वेश्चन उसका बता दूंगा समय से पहले, एग्ज़ाम से पहले ही क्वेश्चन को क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।